हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि एक कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है, राइट। और वो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी डेंसिटी। तो ये आप जानते ही हैं कि ये दो कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है। ये ये प्लेट सपोज एम, ये प्लेट एन। तो अगर प्लेट एम पॉजिटिवली चार्ज है, राइट, और प्लेट एन सपोज नेगेटिवली चार्ज है, प्लेट एन पे अगर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह से। अब पिछले क्लास में हमने ये पता तो कर लिया था कि व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, राइट। ऑलरेडी दिस वी हैव सीन। सो एनर्जी stored in a capacitor in electric field, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2C। और इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। सो एनर्जी इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C, वेयर Q इज द absolute value of the charge on each plate of the capacitor. C is the capacitance of the capacitor. So this is how you will calculate the energy stored in the capacitor. But the topic is energy density. Energy density जो हमारा topic है, right? Okay. अब इसे हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी डेंसिटी देखिए होती क्या है। एनर्जी डेंसिटी is equal to इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ईपीई का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स। मतलब इसको लिख सकते हैं U बाय V, प्लेट के बीच का वॉल्यूम जो है। अब एक प्लेट का एरिया क्या है, A इज द सरफेस एरिया ऑफ अ प्लेट, ठीक है। और D इनके बीच का क्या है, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट और सेपरेशन डिस्टेंस। सो D इज द separation distance between the plates, ठीक है। तो A क्या हो गया, A हो गया ये पूरा सरफेस एरिया, राइट, एक साइड का। और D क्या हो गया, डिस्टेंस। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, हाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू डी। वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, A इंटू डी, सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन डिस्टेंस। ये V क्या है, ये V क्या हो गया, V इज द वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ओके, V क्या है, वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो यहां पे आप ये एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहते हैं, विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विद इन द प्लेट्स। सो U की जगह आप ये डाल सकते हो Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2C होल डिवाइडेड बाय V का वैल्यू क्या है, A D। सो फॉर्मूला बिकम्स Q स्क्वायर बाय 2C A D। तो आप जानते हो कि for parallel plate capacitor, for parallel plate capacitor, हाँ C का वैल्यू क्या होता है, C का वैल्यू क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, C का वैल्यू होता है इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D,
राइट। इसको यहाँ पे डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सी की जगह डाल दीजिए इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू ए इंटू डी। ठीक है, ओके। तो जो क्वांटिटीज कट रही हो उसने काट दीजिए, तो ये आपका डी डी कट हो जाएगा, राइट। सो बचेगा क्या, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, राइट, है ना। और फिर आप इसको लिख सकते हो कि 1/2 इप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में क्यू बाय ए का स्क्वायर, राइट, क्यू बाय ए। अब चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि 1/2 इप्सिलॉन नॉट, और इसके जगह लिख सकते हो सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिग्मा का स्क्वायर। तो दिस इज एनर्जी डेंसिटी ईडी, दिस इज एनर्जी डेंसिटी ईडी, राइट, इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यू बाय ए क्या होता है, सिग्मा होता है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, इट्स अ एनर्जी चार्ज डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ओके। इसको हम लोग ईडी से डिनोट कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी को। सो एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला हमने बना लिया कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। अब इसका एक दूसरी तरह से भी एक फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है U, which is Q square by 2C, right? ये फॉर्मूला आपको पता है, बट यू नो दैट C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है ना। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, और Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर CV हो जाएगा। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। उस Q को अगर हम इस फॉर्मूले में डालें हैं तो क्या हो जाएगा, CV का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2C। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2C, एक C कट गया तो आ गया CV स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला हो गया CV स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। जिस तरह से ये एक फॉर्मूला था ना Q स्क्वायर बाय 2C, उस तरह से ये भी एक फॉर्मूला है U इज इक्वल टू CV स्क्वायर बाय 2। अब अगेन वही लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रिक या सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं, क्या था, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां इसको अगर लिखूं CV स्क्वायर डिवाइड बाय 2, वॉल्यूम क्या था, AD था, तो ये हो जाएगा CV स्क्वायर डिवाइड बाय 2AD, राइट। बट फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वी नो दैट C का वैल्यू क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये हो गया V स्क्वायर डिवाइड बाय 2AD। सो एनर्जी डेंसिटी ED क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर अपॉन 2AD स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे तो इप्सिलॉन नॉट ए कट जाएगा, राइट, ठीक है, इसे काट देंगे और यहां बचेगा क्या, V बाई डी का होल स्क्वायर, ए को काट दो। नेक्स्ट बचता क्या है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट बाई 2 V बाई डी का होल स्क्वायर, राइट, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, इप्सिलॉन नॉट बाई 2 V बाई डी का होल स्क्वायर। अब ये V क्या था, V था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। V क्या था, V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ओके। और ये D क्या था, D वॉज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द
प्लेट्स। अब आपने पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में ये पढ़ा था कि अगर ऐसा हो, ये रिलेशन आ गया आपको, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस ई, ये याद होगा आपको। या फिर ये डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई एक्स, या फिर ऐसे डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वाई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप डिस्प्लेसमेंट करवाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल घटता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया। ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है ना। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, कि एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटू वी बाई डी का होल स्क्वायर है ना। सो वी बाई डी के जगह, मतलब डी डिस्प्लेसमेंट ही है ना बेसिकली, उनके बीच का जो गैप है। तो अगर हम लोग एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे मूव करें, राइट है ना, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे मूव करें, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि v बाई डी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस ई, है ना। v बाई डी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस ई लिख देंगे, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, है ना। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो डेल्टा वी नेगेटिव होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, isn't it? तो ये v बाई डी की जगह मैं लिख देता हूं माइनस ई, तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस ई का स्क्वायर। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला और आ गया हमारे पास, इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। This is the formula in terms of electrical field। ये देखो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला आया है ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और एक फॉर्मूला हमने और डिराइव किया था यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला, ये जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था ये इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी था, क्या था, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एनर्जी डेंसिटी बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, उसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ना एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डिराइव किया, बट दिस फॉर्मूला, this result is for special case of parallel plate capacitor, but it holds generally whatever may be the source of electric field। ये जो रिजल्ट है ये हमने डिराइव तो किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थी किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की थी, राइट ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थी किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। बट दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, तो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, अगर आपको एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, राइट। So we have derived this formula for
by considering the case of parallel plate capacitor, but this result is very general and this can be utilized to find energy density for any case of electric field, whatever may be the source of electric field. ठीक है, ये रिजल्ट बहुत जनरल रिजल्ट है, तो आप इसको ध्यान दीजिए क्योंकि ये रिजल्ट आप लोग यूज करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, राइट? जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ोगे तो आप ये रिजल्ट आपके काम आने वाला है, राइट? सो ये रिजल्ट आपको भूलना नहीं है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आपको एनर्जी डेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो सोर्स कुछ भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, चाहे स्पेरिकल कैपेसिटर हो, चाहे कैस कोई भी चीज हो, आपको ये रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। सो हमारा अगला टॉपिक है कैपेसिटर विथ अ डाई इलेक्ट्रिक। कैपेसिटर with a dielectric material। अभी तक हमने कैपेसिटर के बारे में बहुत बात की, राइट? और कैपेसिटर के बीच में जो भी होता था खाली होता था, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में खालीपन था। अब उसके बीच में कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में हम लोग कुछ मटेरियल्स डालेंगे। ये जो कैपेसिटर प्लेट है ना, इनके बीच में पहले क्या था? वैक्यूम था या फिर हवा थी? वैक्यूम और एयर। अब क्या करेंगे कि ये कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस के बीच में कोई मटेरियल डाल देंगे और वो मटेरियल को हम लोग बोलने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलने वाले हैं? डाई इलेक्ट्रिक। अब देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं, इनका यूज क्या है, कैपेसिटर में क्यों यूज करेंगे, इनके यूज करने से फायदा क्या होगा हमें। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली चीज मैं लिख देता हूं कि डाई इलेक्ट्रिक जो होते हैं वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, डाई इलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। एग्जाम्पल, मिनरल ऑयल, प्लास्टिक, एटसेट्रा। तो इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज किया जाता है एज अ डाई इलेक्ट्रिक। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस व्हेन वी इंट्रोड्यूस डाई इलेक्ट्रिक, कि व्हाट हैपेंस टू capacitance of a capacitor when we introduce a dielectric substance between the capacitor। कि जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालोगे कैपेसिटर के बीच में तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन अराइज होता है ना कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस। जैसे आपको पता है कि अगर आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई, ठीक है। ठीक है, अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो आपको पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता था। कैपेसिटेंस सी का फॉर्मूला क्या है? इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, राइट। लेकिन यहाँ पे तो ये क्या था? दिस वाज सम एयर और मे बी वैक्यूम, राइट। बट इफ आई फिल द गैप बिटवीन द प्लेट्स विथ अ dielectric, if I introduce some dielectric, right, suppose this is a dielectric, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, बट ये बीच में अब वैक्यूम और एयर नहीं है। अब मैंने एक सब्सटेंस डाल दिया जिसको मैं बोल रहा हूं डाइलेक्ट्रिक। तो अब कैपेसिटेंस क्या होगा? अब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? क्या यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, या फिर इसके लिए कोई और फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? तो इसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े थे और उसे फैराडे ने किया था इन एक्सपेरिमेंट्स को। तो चलिए देखते हैं कि जब आप एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, मतलब एक इंसुलेटर बेसिकली, जब प्लेट्स के बीच में डालते हो तो उसके कारण कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। क्या कैपेसिटेंस बढ़ेगा
या घटेगा या कुछ भी नहीं होगा, देखते हैं सर। ठीक है, तो माइकल फैराडे जो थे, माइकल फैराडे, he found that capacitance C increased by a numerical factor K, which he called the dielectric constant, of insulating material. फैराडे ने एक्सपेरिमेंटली ये पता किया कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है बाय अ फैक्टर ऑफ के, राइट। मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाता है बाय अ फैक्टर ऑफ के। अब देखेंगे किस तरह से ये हो रहा है, बढ़ रहा है। और उस फैक्टर के को फैराडे ने नाम दिया डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का। ये जो के है, तो के का नामकरण हो गया कि जिस के से कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। पहले एक बात तो तय हो गई कि कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। अब कैसे बढ़ रहा है ये मैं एक्सपेरिमेंट अभी बताऊंगा। के को नाम क्या दे दिया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो चलिए पहले देखते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, उसके बाद मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। आपको याद होगा कि आपने बहुत जगह ये यूज किया, राइट, इप्सिलॉन नॉट है ना। इसको रीड क्या करते हैं, इप्सिलॉन नॉट। ये इप्सिलॉन नॉट है क्या, दिस इप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये वैक्यूम की परमिटिविटी है इप्सिलॉन नॉट। एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब वैक्यूम की परमिटिविटी है। तो इसके लिए आपको परमिटिविटी पहले समझना पड़ेगा कि परमिटिविटी क्या होती है। तो सिंपली इप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। ठीक है, ये जो परमिटिविटी है ये हर मीडियम की अलग होती है। जैसे लिक्विड्स की परमिटिविटी कुछ अलग होगी, गैसेस की परमिटिविटी कुछ अलग होगी, सॉलिड्स की परमिटिविटी कुछ अलग होगी, ऑक्सीजन गैस की परमिटिविटी अलग होगी, नाइट्रोजन गैस की अलग होगी। तो हर चीज की परमिटिविटी कुछ अलग होती है। अब परमिटिविटी है क्या, तो परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, मतलब मीडियम पे डिपेंड करती है। और ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, इट्स अ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इसको आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बोलिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। सो परमिटिविटी इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which affects the magnitude of force between two point charges. परमिटिविटी जो है इट्स अ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। जैसे मान लीजिए दो चार्जेस हैं, प्लस Q1 प्लस Q1, यहां पे Q2, ठीक है। और अभी वैक्यूम है,
तो आपको पता है इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, है ना। और ये क्या है, वैक्यूम है। देयर इज नथिंग बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के बीच में कुछ नहीं है, मतलब चार्जेस वैक्यूम में रखे गए हैं, चार्जेस आर केप्ट इन वैक्यूम। तो अकॉर्डिंग टू द Coulomb's law, you can write or you can get the value of force F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon D square, where D is the distance between the charges. D क्या है, distance between the charges. लेकिन अगर मैं ये चार्जेस को वैक्यूम में ना रखूं, किसी मीडियम में रखूं, फॉर एग्जाम्पल हाँ, तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा था, F, यहाँ पे भी F। अब ये मैं एक मीडियम में रख रहा हूं, मीडियम में, अब ये वैक्यूम नहीं है, कुछ मीडियम है मान लीजिए, और इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, इप्सिलॉन नॉट है। वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी थी, इप्सिलॉन नॉट थी। वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी थी, इप्सिलॉन नॉट, बट इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, इप्सिलॉन। तो होता क्या है कि क्या अभी भी दोनों चार्जेस पे इतना ही फोर्स लगेगा, डिस्टेंस उतना ही है, डी ही है, डिस्टेंस कितना है, डी ही है। तो क्या सेकेंड केस में, इस केस में भी इतना ही फोर्स लगेगा, आंसर है नो। मीडियम की वजह से, ये जो मीडियम है ना, ये कुछ अलग मीडियम है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी कुछ अलग होंगी। तो ये चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड को ये मीडियम, ये जो मीडियम है ये बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, राइट। तो ये जो मीडियम है, यहां पे अगर इसके लिए हम लोग फोर्स निकालें तो वो फोर्स इस तरह से होगा 1/4 पाई। अब यहां पे आपका इप्सिलॉन नॉट यूज नहीं होगा, आपका यूज होगा इप्सिलॉन, ठीक है, सिर्फ इप्सिलॉन, और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R सॉरी D स्क्वायर। ये तो यहाँ पे परमिटिविटी इप्सिलॉन नॉट थी तो यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट यूज किया, यहाँ पे परमिटिविटी इप्सिलॉन है तो यहाँ पे सिंपली इप्सिलॉन यूज किया, ठीक है। तो परमिटिविटी होता क्या है कि परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, कि अगर परमिटिविटी बदल जाएगी मीडियम की तो 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी क्या होगा, बदल जाएगा। अब ये किस तरह से बदलता है ये आपको आगे समझ में आएगा जब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। अगली चीज जो लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर द परमिटिविटी ऑफ मीडियम लेसर द फोर्स। Between the charged particles, और वाइस वर्सा। अगर परमिटिविटी मीडियम की ज्यादा है तो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है वो घट जाएगा। ये तो आपको यहीं से पता चल रहा है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इप्सिलॉन नॉट, है ना, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इप्सिलॉन नॉट, कि अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, राइट ना। तो अगर मैं इसको यहां लिखूं कि F इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला जो डिराइव किया 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। अब आपने कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि फोर्स किसी भी चार्ज पे जो लगता है वो प्रोपोर्शनल होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज ने कितनी क्रिएट की, जो फोर्स लगा रहा है, एंड मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज जिस पे फोर्स लग रहा है। तो F इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे EQ मान लीजिए, ऐसा लिख दीजिए आप कि ये पॉजिटिव चार्ज है Q1, ये पॉजिटिव चार्ज है Q2, इनके बीच में कुछ मीडियम है जिसका परमिटिविटी है इप्सिलॉन, ठीक है। तो ये मीडियम है, मान लीजिए कुछ, देयर इज सम मीडियम, सपोज ऐसा कुछ, राइट, ओके। अब ये दोनों पे रिपल्सिव फोर्स तो लगेगा, नो डाउट, बट मुझे पता करना है कि व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड चार्ज
and what is force acting on first charge. Suppose if I want to know what is the force acting on second charge, तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, सपोज ये पॉइंट ए पे है और ये पॉइंट बी पे है ये चार्ज, तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा, मैं क्या पता कर रहा हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड चार्ज. तो फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड चार्ज कहां पे? पॉइंट बी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बी मल्टीप्लाई बाय सेकेंड चार्ज का मैग्नीट्यूड, इस तरह से. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बी किसने क्रिएट किया? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पे किसने क्रिएट किया है? ए ने क्रिएट किया है. किसने क्रिएट किया है? ए ने क्रिएट किया है, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बी. तो अगर आप सपोज ये F2 निकाल रहे हो, तो F2 की जगह आप क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बी इंटू Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर. तो ये Q2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा. सो EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं है, सॉरी एप्सिलॉन है बस, यहाँ नॉट नहीं है. ओके, तो यहां पे हो गया आपका डी स्क्वायर. सो ये क्या है? दिस इज what EB is what? Electric field at a point B due to charge Q1 in the medium having permittivity epsilon. तो देखो EB is also inversely proportional to epsilon, right ना? तो अगर आपकी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा. समझ में आ रही है बात? अगर आपकी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा. और वाइस वर्सा, अगर मीडियम की परमिटिविटी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गया तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया तो फोर्स भी कम लगेगा. तो आपको याद रखना है, ज्यादा परमिटिविटी, देखिए ज्यादा परमिटिविटी कम इलेक्ट्रिक फील्ड और कम फोर्स, कम परमिटिविटी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा फोर्स. क्योंकि ज्यादा फोर्स तभी लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया तो फोर्स भी क्या होगा? घट जाएगा. अगर मीडियम की परमिटिविटी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो फोर्स भी बढ़ जाएगा. तो आपको याद रखना है कि परमिटिविटी इज द property, it's an electrical property of a medium by which it affects the electric field in the space. तो इप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम. एंड इप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और समटाइम्स एयर्स. क्योंकि एयर देखो, अगर दो प्लेट्स के बीच में हवा भी प्रेजेंट है तो हवा में उतने ज्यादा कुछ चीजें होती नहीं है, राइट. सो वैक्यूम की परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी लगभग क्या होगी? सेम ही होगी, कोई ज्यादा उनमें फर्क नहीं होगा. और वो कितना होगा? 8.854 इंटू 10⁻⁻12. ये हमने देखा हुआ है, राइट, वैल्यू है इसकी. ओके, अब यहां पे ध्यान देना, द परमिटिविटी epsilon of all other medium is greater than permittivity of क्या? वैक्यूम. सो परमिटिविटी ऑफ ऑल अदर, इंसुलेटिंग मीडियम, यहां पे इंसुलेटिंग वर्ड आना चाहिए. परमिटिविटी ऑफ
ऑल अदर इंसुलेटिंग मीडियम इज ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो मतलब ये जो इप्सिलॉन होगा किसी भी मीडियम का, इंसुलेटिंग मीडियम का, ये वैक्यूम के परमिटिविटी से ज्यादा ही होगा। वैक्यूम के परमिटिविटी से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। एंड इप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। ये देखिए क्या है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसके रेशो को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको आप बोल सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी। तो इप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी चीज को क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। सो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसको क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो आप लिख सकते हो कि इप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, इप्सिलॉन इज इक्वल टू के इंटू इप्सिलॉन नॉट, है ना। इप्सिलॉन की जगह आप क्या लिख सकते हो, के इंटू इप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो आपको याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशो, किसका रेशो है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। अब अगर आपको निकालना हो कि व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता है कि क्या होता है, इट्स अ रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टुवर्ड द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बट आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका पूछा है, वैक्यूम का पूछा है। तो के ऑफ वैक्यूम क्या आएगा, के ऑफ वैक्यूम आएगा इप्सिलॉन नॉट ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय, नीचे तो इप्सिलॉन नॉट है ही, तो वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी आती है, 1, और एयर की भी परमिटिविटी कितनी होती है, 1 ही होती है। एयर की भी परमिटिविटी कितनी होती है, 1। तो वैक्यूम और एयर की परमिटिविटी कितनी है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, मैं परमिटिविटी बोल रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 1 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम इज 1। कैसे आया, ये फॉर्मूला यूज करके, है ना। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाए, तो आप लिखो परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। जिस तरह से आपने क्लास 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, वो ऐसे होता था, है ना। उसी तरह यहां पे भी है कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पता चला होगा, राइट। अब इसको हम थोड़ा एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं, फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो देखिए 2 सेटअप हैं आपके सामने, सेटअप ए, सेटअप बी। सेम बैटरी है, सेम कैपेसिटर है, बट यहाँ कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया गया है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम ही है। प्लेट्स के बीच में क्या है, वैक्यूम ही है ना। ओके, तो वैक्यूम का आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी होगा वो क्या होगा, 1 से डेफिनेटली क्या होगा, ये जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 1 से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। 1 से क्या होगा, वो ज्यादा ही होगा, राइट।
अब देखिए होता क्या है कि आपको पता है कि बैटरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट करेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से ऐसे जाएंगे, है ना। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस प्लेट के वो ऐसे जाएंगे और जाके डिपॉजिट होंगे यहाँ पे, तो नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे मान लीजिए चार्ज डिपॉजिट हो गया इस प्लेट पे प्लस क्यू, और इस प्लेट पे चार्ज जो डिपॉजिट है वो माइनस क्यू, राइट। ये चार्ज डिपॉजिट हुआ और थोड़ी देर बाद ये चार्जिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी जब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से मैच हो जाएगा, तब ये चार्जिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। इन नेक्स्ट केस बी वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ मटेरियल जिसको डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। अब ये डाइलेक्ट्रिक क्या करता है पता है, यहाँ पे जो चार्जेस, यहाँ पे भी चार्जेस देखो आएंगे, सेम पॉजिटिव चार्जेस ही आएंगे इस ऊपर वाली प्लेट पे, और नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस सेम इसी तरह से। बट यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पे सपोज बड़ा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आया और ये नीचे वाली प्लेट पे बड़ा क्यू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, और ये जो बड़ा क्यू है ना इसकी वैल्यू छोटे क्यू से ज्यादा होगी, राइट। क्या होगी? ज्यादा होगी। अब देखिए दोनों कैपेसिटर प्लेट्स को सेम बैटरी से कनेक्ट किया था, राइट। लेकिन डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट करवा सकता है। यहां पे देखो कितने चार्ज आए थे, स्मॉल क्यू, यहां पे कितने चार्ज आए हैं, बड़ा क्यू। तो फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आप एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में तो ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं। तो व्हाट ही फाउंड, द इफेक्ट ऑफ dielectric is to increase charges on the plate. The effect of dielectric is to increase the charges on the plate. तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो प्लेट्स पे पहले के कंपैरिजन में ज्यादा चार्जेस आएंगे, ठीक है। एक सेकंड एक्सपेरिमेंट था वो भी देख लेते हैं। तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे बैटरी लगाई गई थी। तो जब बैटरी लगाई गई थी तो कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि चार्जेस ज्यादा आ रहे हैं प्लेट्स पे, और जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डालते हो तो चार्जेस कम आते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो था फैराडे का वो था कि बैटरी के बजाय कैपेसिटर को पहले चार्ज किया, ठीक है। पहले फैराडे ने क्या किया कि कैपेसिटर को चार्ज किया बैटरी की मदद से, और फिर कैपेसिटर के टर्मिनल को फैराडे ने पोटेंशियोमीटर लगा दिया। पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली अ डिवाइस विच मेजर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है दो टर्मिनल्स के बीच में। सो देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या था, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस डायग्राम में जब प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं है, मतलब वैक्यूम है, उस टाइम पे देखिए पोटेंशियल कितना ज्यादा है, जीरो यहाँ पे, राइट, जीरो ये लेफ्ट साइड में, पोटेंशियल कितना ज्यादा है यहाँ पे। लेकिन जब आप एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हो तो पोटेंशियल देखिए घट जाता है। पोटेंशियोमीटर का जो पॉइंटर है यहाँ से यहाँ पे आ गया, मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया। तो कैपेसिटर का जो डाइलेक्ट्रिक है वो करता क्या है, इट डिक्रीजेस और इट रिड्यूसेस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये फैराडे का सेकंड ऑब्जर्वेशन था, और फिर उसने बोला कि द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक is to reduce the effect of dielectric is to reduce the potential difference between the plates। एक बात ध्यान देना, चार्जेस यहाँ पे फिक्स्ड हैं, यहाँ पे जितने चार्जेस हैं Q, यहाँ पे भी उतने ही चार्जेस हैं, चार्जेस सेम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई बैटरी लगी ही नहीं है। चार्जेस यहाँ पे जितने उतने चार्जेस यहाँ पे हैं। बट
इसके केस में इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा था, इसके केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, घट गया। तो डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। तो दो चीजें हमने ऑब्जर्व की। एक, अगर आप डाइलेक्ट्रिक को बैटरी लगाते हो और डाइलेक्ट्रिक लगाते हो कैपेसिटर में, राइट, तो कैपेसिटर क्या करेगा, क्यू को बढ़ाएगा, चार्ज को बढ़ाएगा। दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व की कि अगर आप पोटेंशियोमीटर लगाते हो, मतलब कोई बैटरी नहीं लगाई आपने, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को घटा देता है। तो डाइलेक्ट्रिक जो हमारा है वो दो काम कर रहा है, एक चार्ज को बढ़ा दे रहा है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को घटा दे रहा है। तो आपके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, है ना। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यही है ना, C इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज को बढ़ाओगे तभी भी C बढ़ जाएगा, है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस को घटाओगे तभी भी C बढ़ जाएगा, है कि नहीं। चार्ज बढ़ा तभी भी C बढ़ गया और पोटेंशियल डिफरेंस घटा तभी भी C बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से कैपेसिटेंस डेफिनेटली बढ़ता है ना। कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, डेफिनेटली बढ़ता है, क्योंकि देखो तुम अगर चार्ज को बढ़ाओगे तभी भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस घटाओगे तभी भी कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। सो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस इन बोथ द केसेस। कैपेसिटेंस दोनों केसेस में क्या होता है, बढ़ता ही है। सो डाइलेक्ट्रिक material between the capacitors increases the capacitance, अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, ठीक है। अभी आप देखो, अगर वैक्यूम था, अगर मीडियम वैक्यूम है ना, अगर मीडियम वैक्यूम है मतलब कुछ है ही नहीं, तो आपके फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स का फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, दो चार्जेस के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² या फिर D²। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, ड्यू टू एनी चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², राइट। लेकिन अगर तो वैक्यूम का परमिटिविटी क्या था, एप्सिलॉन नॉट था। अगर कोई मीडियम है, मीडियम जिसका परमिटिविटी कुछ एप्सिलॉन है और उसमें आपने चार्जेस को रखा है, तो आपके ये इक्वेशंस जो हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगे। तो फोर्स का इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। देखो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखा है मैंने, राइट। और आपको ये चीज पता है कि K इज इक्वल टू क्या होता है, K इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है। तो आप फोर्स की जगह क्या लिखोगे, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या लिख दोगे, एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई क्या हो जाएगा, ये भी एप्सिलॉन Q बाय R²। तो एप्सिलॉन की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाय R², और ये हो गया E का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए, जब आपका वैक्यूम था, मीडियम मतलब मीडियम कुछ था ही नहीं, तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आता था और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आता था। लेकिन जब कोई मीडियम है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो अब एप्सिलॉन की जगह क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट K आ रहा है। देखो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट K। और यहाँ पे भी देखिए क्या आया है, एप्सिलॉन की जगह क्या आया है, एप्सिलॉन नॉट K आया है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लिख लीजिए, राइट। if region is completely filled by a dielectric medium material,
of dielectric constant K, of dielectric constant K, then all electrostatic equations, contains the permittivity constant epsilon naught are to be modified by replacing epsilon naught with k epsilon naught. अगर आपका रीजन किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर आ रहा है तो जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशंस है जहां पे आपको इप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है वहां पे आप के इंट्रोड्यूस कर दो, के इप्सिलॉन नॉट कर दो. इप्सिलॉन नॉट की जगह क्या कर दो, के इप्सिलॉन नॉट. इप्सिलॉन नॉट की जगह क्या कर दो, के इप्सिलॉन नॉट. दैट्स इट. So if a region is completely filled with a dielectric material with a dielectric constant K, then all electrostatic equations contains the permittivity constant epsilon naught are to be modified by replacing epsilon naught with K epsilon naught. ये आपको याद रखना है. कहीं पे भी अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो सिंपली आप इप्सिलॉन नॉट को K इप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर दो. दैट्स इट. तो आपको याद होगा आपने एक इक्वेशन पढ़ा था ना कि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड एन आइसोलेटेड कंडक्टर, राइट है ना. एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड एन आइसोलेटेड कंडक्टर, इसका फॉर्मूला याद है ना. ई का फॉर्मूला कंडक्टर के लिए क्या था, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट. अगर कंडक्टर वैक्यूम में है तो इफ कंडक्टर इज इन वैक्यूम. लेकिन अगर मान लो कंडक्टर किसी मीडियम में है, इफ कंडक्टर is in some medium with dielectric constant K. तो ये फॉर्मूला क्या होगा, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले रूल लिखा था कि जहां पे इप्सिलॉन नॉट दिख रहा है उसको के इप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर दो. दैट्स इट. तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के इप्सिलॉन नॉट. सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, के इप्सिलॉन नॉट. बस इतना ही करना है. इप्सिलॉन नॉट को के इप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस करना है. वेयर के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम. के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम. के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उस मीडियम का जिस मीडियम में आपने अपने कंडक्टर को रखा हुआ है. ठीक है. तो और आपको पता होना चाहिए कि k की वैल्यू इक्वल 1 हो सकती है. यस. किसके लिए, ये वैक्यूम के लिए है. और k की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही होगी फॉर एनी अदर इंसुलेटिंग मीडियम. सो हम लोग लिख सकते हैं k की वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. एक से छोटी नहीं हो सकती. ठीक है. इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ओके. सो k की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी. तो मुझे बताओ अगर k की वैल्यू 1 होगी तो ये फॉर्मूला बन जाता है. लेकिन k की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है ना, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K. E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K है ना यहाँ पे. तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम करता क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम वीकन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. सो यहां पे एक लिख देता हूं लाइन में, डाई
डाइलेक्ट्रिक मीडियम वीकेंस, मतलब वीकेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वीक कर देता है, उसको उसका मैग्नीट्यूड घटा देता है। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम का काम है। ओके